नमस्कार, पांच का पंच देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। पांच बड़ी खबरें आज की आपको बताते हैं, जिसमें ये टीवी स्क्रीन पर ये पांच तस्वीरें जो पांच बड़ी खबरें आज की हैं, जिसमें मुख्य तौर पर पहली ये बड़ी खबर जहां संसद में विशेष चर्चा महिला आरक्षण को लेकर की गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया है और साथ ही इससे जुड़े संशोधनों पर कहा कि हमारे देश में जब जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले अधिकार जिसने विरोध किया है उसको लेकर विपक्ष पर भी सीएम प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा है। और साथ ही दूसरी तस्वीर आपको हम बता रहे हैं जहां यूसीसी को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है। वहीं तीसरी तस्वीर कांग्रेस की बैठकों का दौर मध्य प्रदेश में जारी है और चौथी तस्वीर जहां रायपुर के इंग्लिश स्कूल में धर्मांतरण का मामला देखने को मिला है। सफाई कर्मचारियों पर प्रेशर डाला गया है धर्मांतरण का। और पांचवी और आखिरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां इंदौर में खजराना मंदिर के पुजारी पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है। तो ये पांच तस्वीरें जो आज की बड़ी खबरें जहां प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया है और महत्वपूर्ण चर्चा सदन में देखने को मिल रही है। और इसके अलावा यूसीसी पर भी छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई। तो चलिए सबसे पहले बात विशेष सत्र की, जहां संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है और विपक्ष को आड़े हाथ भी लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक इस कदम को बताया है और साथ ही बताया कि जब जब इसका विरोध हुआ है इसके परिणाम ठीक नहीं रहे हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन पर चर्चा की जा रही है और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में जब जब चुनाव आया उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है उसका हाल बुरे से बुरा हुआ, कभी माफी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसलिए जिनको भी इसमें राजनीति की बू आ रही है वो खुद के परिणामों को देख लें और इसी में फायदा है। जो नुकसान हो रहा है उससे बचा जाएगा, इसलिए इसे राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारी नियत की खोट को देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। और इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा वे उसके मान सम्मान को कैसे रखेंगे। बिलों पर चर्चा के लिए 16-17 अप्रैल को 15 घंटे का समय तय किया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर जमकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा है और महत्वपूर्ण समय जब विशेष सत्र में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा की जा रही है। हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है। और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है। इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं, इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए
मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। पंचायतों में आरक्षण देना है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुरक्षित यार वहां दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा, और इसलिए और बगे पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए। मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों। आज से 25 साल 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया, तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है, और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे, उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? तो देखिए, आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना, और जिस तरीके से विपक्ष पर भी पीएम मोदी ने पलटवार किया है, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा इस पर की जा रही है विपक्ष की ओर से, अखिलेश यादव ने भी तमाम बातों का जिक्र किया, और इसके अलावा और भी वार पलटवार देखने को मिले हैं, जिस पर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और अब आपको हम बता रहे हैं जिस तरीके से ये 3 दिवसीय सत्र रखा गया है, महिला आरक्षण परिसीमन से जुड़े 3 विधेयकों पर प्रस्ताव आएगा, इस पर चर्चा देखने को मिलेगी। ये 3 दिन काफी महत्वपूर्ण महिला आरक्षण के इस पूरे बिल को लेकर, जिसमें सत्र में महिला आरक्षण परिसीमन से जुड़े 3 विधेयकों का ये प्रस्ताव है, जिस पर चर्चा इन 3 दिन में देखने को मिलेगी। और चलिए, ऐसी खबर पर और भी हम जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो भोपाल से मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले मनोज जी, आपके पास मैं आऊंगा। जिस तरीके से चर्चा महिला आरक्षण को लेकर सदन में हो रही है, मध्य प्रदेश के समीकरण भी बदलेंगे। यहाँ पर विधानसभा सीटों का जिक्र करें तो 114 सीटों पर महिलाओं की संख्या हो जाएगी, आरक्षित रहेंगी। लोकसभा में भी सीटों का बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किस तरीके से तस्वीर पूरी नजर आएगी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी जो है वो जीतती आ रही। हालांकि 2018 में जो समीकरण थे वो बदले थे, लेकिन अब क्योंकि बताया जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में इस फॉर्मूले के
तहत जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेगी उसमें 33% आरक्षण महिलाओं का होगा। तो लाजमी है कि जब परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेगी, तो जो आरक्षण है उसके लिहाज से लोकसभा की सीटें भी मध्य प्रदेश में बढ़ेगी और विधानसभा की सीटें भी, यानी विधायक भी महिला ज़्यादा चुन के आएंगी, सांसद भी जो है वो महिला ज़्यादा संख्या में बनेगी। तो समीकरण बदलेंगे, लेकिन ये समीकरण किसके पक्ष में जाएंगे? क्योंकि इस समय बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है वो मजबूत स्थिति में है। महिलाओं के लिहाज से बात करें तो सबसे ज़्यादा महिला मंत्री भी जो है बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में जो है उनको जगह दी है। एक बड़ा संख्या के तौर पर उनको मंत्री बनाने का काम किया है। इसके अलावा अलग अलग राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की, वहाँ पर भी महिलाओं को जो है वो मौका देने का काम बीजेपी ने किया। लेकिन इससे बड़ी बात ऋषभ, मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें, क्योंकि इस पर सियासत हो रही, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर दोहरे मापदंड के तहत राजनीति करने का आरोप लगाया, दोहरे चेहरे का उन पर आरोप लगाया। लेकिन मध्य प्रदेश में क्योंकि पंचायत और जो नगरीय निकाय चुनाव हुए उसमें मोहन सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही 50% आरक्षण देने का काम कर चुके हैं। और इससे भी बड़ी बात मध्य प्रदेश में आधी आबादी के लिए यह है कि इन चुनावों में जो मौजूदा जो लीडरशिप है वो करीब 52% यानी 92% यानी आरक्षण से भी ज़्यादा महिला जो है इस समय नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव के दौरान चुनकर आई हैं, वो सक्रिय राजनीति में। लेकिन इस नारी शक्ति वंदन बिल के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा में जब परिसीमन में सीटें बढ़ेगी, लोकसभा के परिसीमन में सीटें बढ़ेगी, तो लोकसभा में सांसद की संख्या बढ़ेगी और विधायक भी जो है, तो कहीं ना कहीं अब उनको आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बड़ी संख्या में उनको मौका मिलेगा। राजनीति का जो कद है वो महिलाओं का मध्य प्रदेश में भी बढ़ेगा। बिल्कुल, वाकई में देखिए तस्वीर देखना बड़ा दिलचस्प हुआ, क्योंकि 2029 से इसे लागू करना है और तमाम तर्कों की चर्चा भी देखने को इस पर मिल रही है। और सीधा रायपुर चलेंगे, हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, नारी शक्ति वंदन अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित भी रायपुर में किया गया, कई कार्यक्रम का दौर भी देखने को मिल रहा है और जो चर्चा महत्वपूर्ण सदन में देखने को मिल रही है, विशेष सत्र आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ की संसद में क्या कुछ चर्चाएं? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पहले से ही महिलाओं की जो संख्या है विधानसभा में वो काफ़ी अच्छी संख्या है। 20 से भी अधिक विधायक यहाँ पर विधानसभा में हैं। पंचायती राज में यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी महिलाओं की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। जितने भी पंचायत में, नगर पंचायत की बात करें, चाहे हम जिला पंचायत की बात करें या ग्राम पंचायत की बात करें, इन जगहों पर भी महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और काफ़ी जिम्मेदारी भी संभाल रही है। लेकिन 33% आरक्षण बिल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा फायदा जो है महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि जो महिला नेत्रियां होती हैं वो लंबे समय से राजनीति में संघर्ष करती हैं, कार्यकर्ता बनकर, संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियों को लेकर। लेकिन अब उन महिलाओं को भी बेहतर स्थान जो है उन्हें मिलेगा, क्योंकि 33% आरक्षण बिल जो लाया गया है, इस बिल से इसका एक बड़ा फायदा जो है महिला वर्ग को मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में सियासत ये भी देखने को मिल रही है कि बीजेपी जो है श्रेय लेने का काम कर रही है, उन्हें वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह से अधिनियम की चर्चा भी कर रही है। तो इसको लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। विपक्ष का कहना है कि इसका पूरा फायदा जो है चुनावी फायदे के रूप में, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में उसका एक लाभ मिल सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी तरीके से इसे राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। अगर किसी को श्रेय लेना है तो वो उनकी तस्वीर भी लगवा सकते हैं कि किसके माध्यम से ये हुआ। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने साफ कहा है कि महिला नेतृत्व जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, लोकतंत्र में उनका जो है स्थान होना चाहिए, ताकि महिला जो है वो निर्णायक पद पर मौजूद रहे और उससे कहीं ना कहीं महिला नेत्रियों को आगे बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया जा सकेगा। क्योंकि 33% आरक्षण जब मिलेंगे तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिस प्रकार से जो लक्ष्य लेकर, संकल्प लेकर काम किया जा रहा है, उस दिशा में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में खासतौर पर जो है विशेष कार्यक्रम भी इसे लेकर हुआ, नारी शक्ति वंदन को लेकर, जहां पर कल महासम्मेलन का आयोजन किया गया
इस पूरे आयोजन को महिला नेत्रियों के द्वारा ही पूरा आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है दर्शक दीर्घा में बैठकर महिलाओं के वक्तव्य को सुन रहे थे। तो इससे समझ आता है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर, नारी शक्ति वंदन को लेकर कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, जिसका फायदा जो है वो धरातल पर देखने को मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि 33% आरक्षण के बाद किस पार्टी को इसका लाभ हो सकता है, कहाँ, क्योंकि श्रेय लेने की बात जो है वो सियासत में हमेशा रहती है। तो ऐसे में श्रेय किसको जा सकता है, किधर इसका लाभ रुझान हो सकता है, ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे अहम बात जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इसका टाइमिंग को लेकर भी सियासत गरमाई। अब वाकई में क्या कुछ समीकरण बदलेंगे बिगड़ेंगे, समय बताएगा। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कल वोटिंग इस पर होगी और क्या कुछ इसके परिणाम होंगे वो देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका बिना जानकारी साझा करने के लिए। मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर जमकर तर्क वितर्क भी यहाँ पर सियासी तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में यूसीसी पर सियासी पारा हाई हो गया है। यूसीसी पर बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कई आरोप यहां पर लगाए हैं और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के अधिकारों के हनन की बात भी कही गई है। तो कुल मिलाकर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर सियासी पारा गरमाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आदिवासियों के अधिकार कमजोर हो सकते हैं, उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा सकती है। मंशा पर भी सवाल खड़े किए गए और इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार भी किया है। सीएम साय ने कहा कि यूसीसी से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, सभी वर्गों से चर्चा के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, अभी महत्वपूर्ण तरीके से ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया जा रहा है और आगे पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड छत्तीसगढ़ में लागू होगा। उससे पहले जमकर सियासी पारा हाई हो गया है। आग्रह करना चाहेंगे कि किसी को इससे भय खाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के भी स्वतंत्रता में मतलब दखल नहीं होगा और हम लोग अभी कैबिनेट में यूसीसी लाने का निर्णय लिए हैं और इसकी समिति बनेगी। एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं मैडम देसाई, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और वो आने वाले समय में सभी वर्गों से विचार विमर्श करेंगी और तब जाके एक प्रारूप तैयार होगा और फिर वो विधानसभा में आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को बेच रही है। अब यूसीसी लाकर फिर एक आदिवासियों को बेदखल और उनका अधिकार को समाप्त करने के लिए एक नया तरीका अपना रही है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, यूसीसी पर बयानबाजी देखने को मिल रही है और चलिए अब तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। भोपाल से आपको एक बड़ी अपडेट बता दें, जहां कांग्रेस में लगातार बैठकें चल रही हैं और ये सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कल सभी विधानसभा के प्रभारियों को भोपाल बुलाया गया था और कल से 4 से 5 घंटे बैठकों का दौर चला। विधानसभा प्रभारियों की समस्याओं का समाधान एक हफ्ते में किया जाएगा। जिलों के साथ महिला कांग्रेस की बैठक पीसीसी में जारी है और महत्वपूर्ण तरीके से कांग्रेस संगठन के विस्तार को लेकर कवायद कर रही है और इसी कड़ी में ये बैठकें देखने को मिल रही हैं। तो कांग्रेस की अहम बैठकों का दौर जारी और कांग्रेस में 4 से 5 घंटे बैठकों का दौर कल चला था। अब विधानसभा प्रभारियों की समस्याओं का समाधान एक हफ्ते में किया जाएगा। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां धर्मांतरण का मामला सामने आया है और स्कूल पर धर्मांतरण का दबाव डालने के आरोप लगे हैं। बड़ा मामला राजधानी रायपुर का बताया जा रहा है, जहां धर्मांतरण को लेकर कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। सफाई कर्मियों ने दबाव डालने का आरोप लगाया कि स्कूल की ओर से दबाव डाला जा रहा है धर्मांतरण को लेकर और ये मामला अब चर्चाओं में है। रायपुर के मोतीबाग स्थित सालेम इंग्लिश स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां स्कूल में काम करने वाले सफाई कर्मियों से धर्मांतरण का दबाव डाला गया। शिकायत की है, उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था। आरोप यह है कि मना करने पर भी तनख्वाह में देरी की गई और पीएफ का पैसा भी नहीं दिया गया। मामले में हिंदू संगठन ने विरोध किया और सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई।
सालेम स्कूल के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों के पीएफ को लेकर शिकायत हुई थी और इसमें ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के द्वारा कि स्कूल में जो है धर्मांतरण करने के लिए उन्हें धर्मांतरित होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और इसी को लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और सीधे हम बजरंग दल से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, किस तरह का ये पूरा आंदोलन चल रहा है, क्या कुछ शिकायतें आप लोग तक पहुंची है, थाने में क्या शिकायत आप लोग दिए हैं, क्या समस्या आई? जी, समस्या ये है कि यहाँ पे जो हिंदू माताएं लास्ट 40 साल से कार्य कर रही है, उनको लास्ट 1.5-2 साल से धर्मांतरण के लिए लगातार दबाव बना रहा है। और जो हमारी आदिवासी गार्ड समाज से एक महिला आती है, वो महिला थाना भी गई थी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 6 तारीख को वो पुलिस लाइन के थाना में गई थी, वहाँ पे भी शिकायत दी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसी 3 माताएं और हैं जिन्होंने अभी तक से जाकर के आवेदन दिया, लेकिन अभी तक से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। 2 साल से उनको पीएफ का पैसा नहीं दिया है। और माता जो साफ सफाई का काम करती है, उनको सीधा ये बोलते हैं कि अगर आप ईसाई धर्म अपनाएंगे तब आपको मान सम्मान मिलेगा। दूसरा विषय, एक माता वो जो पेड़ दिख रहा है आपको, बेर का पेड़, उसके नीचे दिया लगाती है। तो 33 साल तक दिया लगाए तो उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन लास्ट 2 साल से उनको ऐसा बोल के प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप यहाँ पे जादू टोना कर रहे हो। मतलब देखिए, शैक्षणिक संस्थान है जहाँ बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जाता है, वहाँ के जो प्रबंधक हैं उनका किस तरह का हरकत है। और इन माताओं की सैलरी कितनी है? 12,000-14,000 रुपए। जो यहाँ 600 रुपए रोजी से स्टार्ट किए थे, आज 38 साल 40 साल काम किए तब इनकी सैलरी 12,000-13,000 रुपये है। और इनको ना माताओं को ना घर खरीदना, कार खरीदना है, उसके बाद भी इनको सैलरी 2 महीने बाद 3 महीने बाद देने का क्या विषय है? देखिए, एक बड़ा मामला है सालेम स्कूल का, जहां पर जो यहां पर काम करने वाली महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें धर्मांतरित करने के लिए दबाव बनाने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है और इसी को लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो है यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है स्कूल के खिलाफ। और साथ ही यहां पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी शिकायत वहां पर की गई है। क्या मामला जो है शिकायत थाने तक पहुंचा था और क्या कार्रवाई अब तक हुई है? शिकायत 6 तारीख को दी गई है, परंतु शिकायत के संबंध में उनके द्वारा कथन नहीं दिया गया है। कथन के लिए इनको कहा गया था, जिस दिन शिकायत दी गई थी उसी दिन ही कथन के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था, परंतु कथन इनके द्वारा नहीं दिया गया है। आज यहाँ मौके पर से उनको बताया गया है, तब वो कथन देने के लिए भी गए हैं थाने पे। कथन देने के बाद दोनों पक्षों जो भी आरोप लगे हैं, दोनों पक्षों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, धर्मांतरण करने का आरोप है, धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप है और इसी को लेकर यहाँ पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है स्कूल के बाहर। अब देखना ये होगा कि धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद ये कार्रवाई किस प्रकार से होती है, क्या कुछ जांच में सामने आते हैं और कैसे धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा था और स्कूल प्रबंधन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। कैमरामैन भूपेन नीलमरकर के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और धर्मांतरण को लेकर कई तरह के आरोपों के बाद अब इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हिंदू संगठन भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। और फिलहाल के लिए 5 का पंच में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।